वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। अगर स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि इंडिविजुअल की थिंकिंग को, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है। और इसमें बेसिकली एपिसोड्स होती हैं जो जिसमें ना इंडिविजुअल जो है उसका रियलिटी के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है उन लोगों के लिए कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी को गुज़ारें जिनको भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है। इसके सिम्पटम्स की हम बात कर लेते हैं। इसके सिम्पटम्स को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्पटम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉज़िटिव सिम्पटम्स क्या होते हैं। पॉज़िटिव सिम्पटम्स में हमारे पास सबसे पहले आती हैं हैलुसिनेशंस। हैलुसिनेशंस क्या होता है कि ऐसी चीज़ों को सुनना और देखना जो कि एक्चुअल में प्रेज़ेंट नहीं होती। जैसे कोई भी ऐसी आवाज़ आना जो कि वो कहते हैं कि हमें आवाज़ आ रही है, लेकिन जब कोई और इंडिविजुअल जो उनके पास होता है वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये चीज़ नहीं सुनाई दे रही। या वो कहते हैं हमें ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो उनके साथ होते हैं वो कहते हैं हमें ऐसा कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेलुसिनेशंस। फिर डिल्यूजन्स, इसका दूसरा सिम्टम्स है। ये एक फॉल्स, किसी भी इंडिविजुअल के फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो कि रियलिटी के ऊपर बेस नहीं करते। अम, किसी भी इंडिविजुअल का ये बिलीफ होना, फॉर एग्जांपल, कि उसके पास कोई स्पेशल पावर है, या फिर उसका ये बिलीव होना कि कोई कंटिन्यूअसली उसको जो है वो देखता जा रहा है, ठीक है? ये उनके फॉल्स बिलीव्स होते हैं। इसको हम कहते हैं डिल्यूजन्स। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिम्पटम्स आता है जो है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसको डिफ़िकल्टी होती है कि वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सके। तो ऐसा क्या होता है कि इन लोगों की स्पीच जो है वो ना इनकोहेरेंट होती है। मतलब एक टाइम पे ये एक चीज़ की बात करते-करते दूसरी चीज़ के बारे में बात करने शुरू कर देते हैं। इनके थॉट्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होते। मतलब एक बात कर रहे हैं और सडनली कोई और बात शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी कोई जो है वो एक तरह की बात समझ नहीं आती और ना इनके थॉट्स जो है वो कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिम्पटम आता है एब्नॉर्मल मोटर बिहेवियर। इसमें जो है वो एजिटेशन से लेके कैटाटोनिया जो है उस तक होता है, ठीक है? इसमें ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई मूवमेंट ना हो रही हो या फिर कोई बहुत रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है? इस तरह के एब्नॉर्मल मोटर बिहेवियर होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है? ये भी एक सिम्पटम है। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव सिम्पटम्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लंटेड इफ़ेक्ट। ब्लंटेड इफ़ेक्ट क्या होता है? जो नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं ना, ये बेसिकली इंडिविजुअल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास वो है ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट में ना आप इंडिविजुअल जो है ना उसकी एक ही इमोशनल स्टेट हो जाती है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस एक ही हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मतलब एक इंडिविजुअल जो बिल्कुल ऐसे एक ही एक्सप्रेशन के साथ बैठा रहता है, ठीक है? सो उसको हम कह सकते हैं कि ब्लंटेड इफेक्ट है। मतलब कोई किसी भी तरह का इमोशन वो एक्सप्रेस ही नहीं करते, ना खुशी, ना सैडनेस, ना कुछ और, ठीक है? उसके बाद जो है वो एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर डिक्रीज़्ड मोटिवेशन होती है कि वो कोई भी जो है वो एक्टिविटी करें, ठीक है? मतलब कोई काम करने के लिए या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी शुरू करने की ही मोटिवेशन ना होना या बहुत कम होना। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिम्पटम आता है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है ना, वो उसको खुशी नहीं मिलती, किसी भी चीज़ में वो खुशी एक्सपीरियंस नहीं करता। फिर सोशल विथड्रॉल है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता, जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या दूसरों से इंटरैक्ट करना है, दूसरों से बात करना है, कंप्लीटली सोशल विथड्रॉल कर लेते हैं। ऐसे लोग नहीं दूसरों के साथ उठते-बैठते, बात नहीं करते, ये ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है कॉग्निटिव सिम्पटम्स की। कॉग्निटिव सिम्पटम्स में सबसे पहला सिम्पटम जो है, ये बेसिकली मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहला है इम्पेयर्ड एग्ज़ेक्टिव फंक्शन, जिसमें ना आपके इंडिविजुअल की जो है वो डिसीजन मेकिंग कह लें या अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, इन चीज़ों में उसको डिफ़िकल्टी होती है, वो नए डिसीजंस बना सकते हैं, वो उन्हें इंफॉर्मेशन समझ ही नहीं आ रही होती, ठीक है? फिर अटेंशन डेफिसिट, उन लोगों को मुश्किल होती है कि वो किसी एक चीज़ पे अटेंशन नहीं पे कर सकते। फिर मेमोरी इश्यूज़, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अम, उन्हें बाज़ औक़ात ऐसे होता है, उन्हें चीज़ें याद करने में भी मुश्किल पेश आ रही होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको याद ही नहीं रहती। सो ये थे 3 तरह की कैटेगरीज़। अगर हम बात करें ना कि यहाँ पे जो है हमारे पास पॉज़िटिव सिम्पटम्स, अगर पॉज़िटिव सिम्पटम्स होते हैं तो हम उसकी बेसिस पे स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ़ नेगेटिव सिम्पटम्स हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, तो फिर हम उसकी बेसिस पे डायग्नोज़ नहीं कर सकते कि एक इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया है। ठीक है?
उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर हम बात करें कि एग्ज़ैक्ट स्किज़ोफ्रेनिया की जो कॉज़ है वो एंटायरली मतलब समझ नहीं आती कि क्या हो सकती है। लेकिन ये कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक का, बायोकेमिकल का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। यानी डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइन होके जो है वो कॉज़ कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। सबसे पहले जेनेटिक्स, कि अगर फैमिली के अंदर हिस्ट्री है ना कि स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को पहले रहा है, तो फिर रिस्क जो है वो बढ़ सकता है इंडिविजुअल के अंदर। फिर ब्रेन स्ट्रक्चर, अगर ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो सिस्टम है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का जो है वो रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। फिर उसके बाद जो है वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जैसे अ, किसी भी कोई भी ट्रिगर एनवायरमेंटल, अगर प्रीनेटल एक्सपोज़र हो गया है, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले मदर का कोई इन्फेक्शन के साथ एक्सपोज़र हो गया है, या बच्चे की सही से परवरिश नहीं हुई, माल न्यूट्रिशन है, मतलब कोई भी किसी भी किस्म की कॉज या कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आ गया है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉज बन सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का, या ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, अगर मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कोई आप कह लें कि स्पेसिफ़िक इलाज नहीं है, लेकिन आपको मतलब अब ऐसे नहीं हो सकता कि स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा या आप बिल्कुल रिकवर कर जाएँगे, लेकिन वो इंडिविजुअल जिनको हो जाए, उनमें मैनेज हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, और जो उनके सिम्पटम्स हैं, वो मैनेज किए जा सकते हैं और उनकी जो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब वो कौन-से तरीके हैं जिनकी हेल्प से ये किया जा सकता है, वो है सबसे पहले मेडिकेशन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं, ठीक है? जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। फिर साइकोथेरेपी भी साथ-साथ आप अगर देते हैं पेशेंट को, जैसे सीबीटी है, फैमिली थेरेपी है, या कोई और काउंसलिंग अप्रोच है, ताकि उनको जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और कोपिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो दी जाए, ठीक है? सो ये भी जो है वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट समझा जाता है। फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे सोशल स्किल ट्रेनिंग उनको दी जाए, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन दी जाए, एजुकेशनल सपोर्ट दी जाए, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं कि वो जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सके। फिर अगर हम बात करते हैं कि ना स्किज़ोफ्रेनिया के साथ ज़िंदगी गुज़ारना जो है वो थोड़ा मुश्किल जर्नी होती है, लेकिन इंडिविजुअल जो है ना वो प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो गुज़ार सकता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन और थेरेपी और सोशल सपोर्ट। बस सोशल सपोर्ट जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है ऐसे इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में, और उनके आप कह लें कि आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।